So hello boys and girls, this is your educator Anup Kumar Singh and I welcome you all on today video learning session. This is a kind of a small information. My name is Anup Kumar Singh. As you all know, I have done MSc Biotechnology and cracked some different examination, a UPSC and the PCS aspirant teaching of teacher of biology and social science, and I have cleared some examination, and teaching and learning is my passion. So let's start today's session without wasting a single second. So today I'm going to cover up the NCERT class 10 first lesson from your history, that is the rise of nationalism in Europe. This is the part 1 and I have started this because many of my students have requested me to do this. So don't worry, I will finish the entire topic and will cover the SST and bio. Now let us see that what is special in this slide in this today's video. So who are the target audience? It is very helpful for the all UPSC, PCS and other government preparation examiners. Also helpful for the students of CBSE class 10 and other state board students, and going to elaborate in both the language हिंदी and इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप बिल्कुल फ्री हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है देन डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और यू कैन मेल मी, या फिर आप सीधे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखो, वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। और अगर आपकी डिमांड रही देन डेफिनेटली मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो आपके बायो चैप्टर को भी, बायो के कंटेंट्स को भी वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी, और उसे भी पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो चलिए देखते हैं। So what we gonna learn in this lessons, right? What are the important topics we are going to cover? So what we gonna learn, हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन के बारे में। आज बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। जो फर्स्ट पेज है, राइट, जो फर्स्ट लेसन है, जो चैप्टर है राइज एनसीईआरटी क्लास 10 का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आज कवर होगा। दैट मीन्स आज इंट्रोडक्शन कवर में कर दूंगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ nationalism, making of nationalism in Europe, the age of revolution and the making of Germany and Italy, and visualizing the nation, and also the nationalism and imperialism। ये सारे टॉपिक्स जो आपके फर्स्ट लेसन्स के कंटेंट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा और एक एक छोटी सी छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, बहुत सारे माध्यम में यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का लर्निंग। सो बेसिकली ये आपको जो पढ़ना है टुडे, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो डील करता है इस इमेज के साथ। और ये इमेज थोड़ी सी हो सकती है क्लियर ना हो, या फिर मे बी आई एम बैड इन एडिटिंग, वट एवर, बट आई होप दैट यू कैन सी दिस इमेज क्लियरली एंड दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप मेरी जो आवाज़ है वो भी ऑडिबल है आप सबके सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी इस स्लाइड में। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है, ये इमेज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दिस इमेज, जस्ट वेयर आई एम मूविंग द कर्सर, उस इमेज को देखिए। इस इमेज के जरिए ही हमारा जो ये टॉपिक है नेशनलिज्म, इसकी शुरुआत होती है। यू कैन से दैट दिस इज द मदर, और दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसी के चलते नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी की भावना, राष्ट्रीयता की भावना यूरोप में उत्पत्ति होती है, और लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो इस इमेज के बारे में आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट कंटेंट में, फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आज जान लेते हैं, और फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को वी विल एनकाउंटर एंड वी विल फिनिश नाउ। तो इसके बारे में जानने के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज दिस वन। सो अब ये है क्या, राइट? एक बार फिर से पीछे चलते हैं, ये पिक्चर आखिर है क्या, राइट? सो दिस पिक्चर और इमेज इज मेड बाय अ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक शॉरो। यानी ये जो पिक्चर है, ये इसको बनाया गया था, इसको बनाया गया था लगभग 1848 में, 1848 में। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक शॉरो, उन्होंने इसको बनाया था, राइट, where he visualized a world made up of democratic and social republics। आपको अच्छे से पता होती है कि जब भी कोई हम इमेजिनेशन करते हैं, राइट नाउ आई एम सेइंग मोर वर्ड्स इन हिंदी बिकॉज आई हैव गॉट वन कमेंट कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया आप हिंदी में पढ़ाइए, सर आप हिंदी में पढ़ाइए। इसी वजह से हिंदी में भी कुछ ज़्यादा वर्ड्स बोलूँगा, और साथ साथ आई विल ट्रांसलेट माई सेल्फ इन इंग्लिश। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट दिस पिक्चर और इमेज इज मेड बाई अ फ्रेंच आर्टिस्ट
फ्रेडरिक सॉरो जो है उन्होंने इस इमेज को बनाया था इन द ईयर 1848। साल याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये। जहाँ पे उन्होंने विजुअलाइज किया था, जहाँ पे इन्होंने देखा था, इसे सोचा था, अनुमान लगाया था, इमेजिनेशन किया था। एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट इमेज होती है, पेंटिंग होती है, वो एक इमेजिनेशन है। वो आपके अंतर आत्मा की जो उपज होती है, सोच होती है, वो आप कैनवास पे, पन्ने पे या पृष्ठ पे उतारते हैं, है ना। तो उन्होंने ये देखा था वेयर ही विजुअलाइज्ड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जहाँ ऐसी उन्होंने इस इमेज के जरिए ऐसी बातें उन्होंने दिखाने की शुरुआत की थी या दिखाने की कोशिश की थी, जहाँ पूरी दुनिया डेमोक्रेसी है, जहाँ पूरी दुनिया में प्रजातंत्र है, रिपब्लिक है, सारे लोग इक्वल है, और जहाँ किसी भी प्रकार का वंशवाद या फिर किंगशिप, मोनार्की ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। और इसके ज़रिए उन्होंने एक इमेजिन करके इस पेंटिंग को बनाया था। एंड ये एक इंस्पिरेशन के तौर पे, दिस एक्ट एज अ बूस्टर और ए इंस्पिरेशन फॉर द मेनी ऑफ द नेशंस, राइट। सो देखिए, तो चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज लार्जली पॉपुलेटेड इन यूरोप, जैसे कि मैंने बताया, एंड इट सिग्निफाइज सर्टन वैल्यूएबल थिंग्स। और साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई थी, जो इस फ्रेडरिक शॉरो ने 1848 या 1848 में इसे बनाया था, राइट। तो इट सिग्निफाइज अ वैल्यूएबल थिंग्स। अब जरा इस पेंटिंग को ज़रा ध्यान से देखिए, फिर से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक औरत खड़ी है, राइट। एक लेडी है, उसके हाथ में एक छोटी सी, ये कर्सर देखो, जस्ट लुक एट हियर वेयर आई एम पॉइंटिंग माई कर्सर राइट नाउ। एक प्रकार का बुक है, राइट। ऑन द अदर हैंड, ऑन द राइट हैंड उसका उठा हुआ है, राइट। उसके नीचे बहुत सारे पीपल जस्ट लाइक दे आर मार्चिंग अ ट्रेन, एक ट्रेन के शेप में वो लोग झुंड बना के, लाइन बना के, क्यू बना के आगे बढ़ रहे हैं, होल्डिंग द डिफरेंट कलर फ्लैग्स, राइट। और कुछ लोग उस इस मूर्ति को पास करते हुए जा रहे हैं, दे आर जस्ट क्रॉसिंग द दिस स्टैचू या फिर दिस फीमेल स्टैचू। एंड ऑल्सो वी विटनेस, अक्सर हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे जमीन पर बहुत सारी चीजें, कागज के टुकड़े, ये देखो, ये क्राउन, जो राजा का मुकुट, यहाँ पे रानी की मुकुट, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, राइट। झंडे हैं, राइट। लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। ऊपर से जीसस क्राइस्ट है अपने क्रूज के साथ, अपने जो उनकी जो सूली थी उसके साथ, साथ साथ कुछ औरतें, एंजल्स हवाओं में उड़ रहे हैं, और खुला आसमान है। अब इसके जरिए व्हाट द फ्रेडरिक सोरो वांट्स टू सिग्निफाई, और वो क्या, उन्होंने क्या इमेजिनेशन किया था, और किस तरीके से इट वाज लार्जली पॉपुलेटेड इन द यूरोप, वो हम जानेंगे, और किस तरीके से ये इंस्पिरेशन आया। लेट्स सी। सो अ लेडी इज देयर विच इज नोन एज द एलिगरी, राइट। देखो, एक, अब मैं बताया था कि एक लेडी है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिगरी, राइट। ALLEGORY, इट इज नोन एज द एलिगरी। नाउ मेनी ऑफ यू हैव थिंक दिस, सर व्हाई ओनली लेडी, व्हाई नॉट अ मेल, व्हाई नॉट अ मस्कुलिन जेंडर। देखो, द थिंग इज दैट लड़कियों को हमेशा से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ, वी ट्रीट गर्ल्स एज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर, यानी जो किसी पे प्रभाव डाल सके, एक प्रभावित फिगर के तौर पे, हस्ती के तौर पे देखा जाता है। जहाँ भी लड़कियाँ होती हैं, जहाँ भी औरतें होती हैं, अगर वो कुछ बोलती है, कुछ डिमांड करती है, तो उनकी डिमांड को पहले सुना जाता है, उनको ज़्यादा नोटिस किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ द ह्यूमन्स नेचर एंड दिस इज़ फ्रॉम द एग्जिस्टेंस, दिस इज, ये रस्म चलती आ रही है। सो उन्होंने एक लेडी बनाया, और लेडी में उन्होंने और एक लेडी बनाया जिसको कहा गया एलिगड़ी। एलिगड़ी कहा गया जो अपने हक के लिए, अपनी बातों के लिए और रिपब्लिक के लिए लड़ा जाए, या जो लोग मांग करे, जो लेडी मांग करे, उसको कहा गया लेडीगरी, राइट। हैविंग अ लैम्प एंड अ बुक इन हर हैंड, नोन एज चार्टर द राइट्स ऑफ द मैन। जो मैंने किताब दिखाया था कि उनके हाथ में एक किताब है, उस किताब को कहा गया चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। और उनके हाथ में जो एक लैम्प है, आप देख सकते हो राइट हैंड में जो लैम्प है, मैं फिर से एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, लेट्स गो टू द बैक स्लाइड। दिस वन, ये जो लैम्प है, इसको कहा गया, राइट, इसे कहा गया आपका, जो एक लैम्प रहा गया, इसको कहा गया एनलाइटमेंट टॉर्च, राइट, एनलाइटमेंट टॉर्च। अब और देखिए, और कुछ, और आप देख सकते हैं, ऑन द अर्थ देयर इज अ सैटर्ड इमेज वेयर पेपर्स, क्राउन एंड पैम्पलेट्स विच डिफाइंस द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट, राइट। अब ये लैम्प जो है उनके हाथ में है, नाउ ही शी इज ऑल्सो हैविंग द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। और नीचे जमीन पर बहुत सारे कागज के टुकड़े और क्राउन और राजा महाराजाओं के मुकुट, पैम्पलेट्स फेंके हुए हैं। इसको डिफाइन किया गया एब्सोल्यूटिस्ट। व्हाट डज इट मीन, ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत साफ है।
यानी एलिगरी जो फिगर है, लेडी जो फिगर अपने हाथ में एक लैंप ले रखी है, इसका मतलब है एनलाइनमेंट ऑफ टर्स, यानी लोगों की अब बुद्धि खुली है, लोग अब ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अब साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके हाथ में एक जो किताब है जिसको बोला गया है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इट इज़ नोन एज, उनके हाथ में किताब ये दर्शाता है कि वो एलिगरी फिगर, वो लेडी फिगर लोगों को एक हाथ से अंधेरे की तरफ से उजाले की ओर जाने की ओर इशारा कर रही है, फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट, वेयर द लाइट इज सफिशिएंट, लाइट यानी अज्ञानता दूर हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन यानी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को अपना हक समझ में आ रहा है, और उनकी क्या वैल्यू है वो सारी चीज़ें उस किताब में लिखी हुई है, और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें वो एलिगरी अपने हाथों में शो कर रही है। अब जो तीसरी पॉइंट, ऑन द अर्थ देयर इज अ सैटेड इमेज वेयर पेपर्स, क्राउन्स एंड पैम्पलेट्स which defines the symbol of absolutist. Now you will ask sir, absolutist का मतलब होता क्या है? तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब वो होता है, राइट, हिस्टोरिकल ने इसको नाम दिया, जहाँ पे मोनार्की ना हो, जहाँ पे किंगशिप ना हो, जहाँ पे लोग अपने वजूद के लिए लड़े, फ्री हो, स्वतंत्र हो, लिबर्टी हो, और जहाँ पे मोनार्की ना हो यानी वहाँ पे किस कहीं से भी किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल पावर का दबाव ना हो, सोशल पावर का दबाव ना हो, और ना ही वो मोनार्की, वहाँ की जो मिलिट्री हो वो किसी प्रकार का दबाव डाले, ऐसे लोगों को कहा गया एब्सोल्यूटिस्ट। और वही डिफाइन किया गया द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट, यानी उन्होंने जमीन पे वहाँ के जो लोग हैं, या फिर जो उन्होंने दर्शाने की, फ्रेडरिक शोर ने दर्शाने की कोशिश की कि ऐसे जितने जो फरमान थे, जितने जो उनके जो लॉ थे, जो एक्ट थे, जो किंग द्वारा, जो मोनार्की द्वारा जो डिफाइन किए गए थे, जो लाए गए थे, लोग उसको फाड़ के फेंक रहे हैं, राजा के मुकुट को फेंक रहे हैं, यानी राजा को नहीं मान रहे हैं, किंगशिप को नहीं मान रहे हैं, जबकि ना ही किसी मिलिट्री पावर को वो मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि अब हम अंधेरे से निकल के उजाले की ओर आ गए हैं, नाउ वी आर फ्री, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, अब हमने ज्ञान हासिल कर लिया है, अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, वी विल फाइट फॉर द लिबर्टी, वी विल फाइट फॉर द रिपब्लिक, वी विल फाइट फॉर द वोटिंग राइट्स, यानी अब हमें सब कुछ मिलना चाहिए। नाउ सोरो विजन एज एन यूटोपियन सोसाइटी, और यू कैन से यूटोपियन सोसाइटी वेयर एवरीवन हैव हिज हर आइडेंटिटी। साथ ही साथ उन्होंने, सोरो ने ये भी विजन किया था कि अब जो सोसाइटी होगी, यानी मोनार्की वाली सोसाइटी नहीं होगी, जहाँ पे कोई, मोनार्की का मतलब जहाँ पे कोई प्रकार का राजा का मिलिट्री पावर नहीं चलेगा, उनका आदेश नहीं चलेंगे, उनका अपना डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, और ऐसी सोसाइटी होगी, ऐसी समाज का गठन होगा, वी विल हैव द सोसाइटी वेयर सबकी अपनी पहचान होगी, सब, हर देश का अपना एक झंडा होगा। पहले क्या होता था, इफ़ यू जस्ट सी द इमेज ऑफ द यूरोप इन द 19th सेंचुरी, इस क्रांति के पहले, 19th सेंचुरी के पहले अगर आप इमेज देखोगे यूरोप के, तो आपको छोटे मोटे राज्य मिलेंगे, बहुत सारे जो कंट्री हैं, पोलैंड, हंगरी, इंग्लैंड, राइट, फ्रांस, रशिया, you will see that they are divided into several small parts, उनका अपना कोई देश नहीं था, अपना कोई पहचान नहीं था, जब क्योंकि वहाँ पे एक एक राजा का वंशज थे, वो लोग राज करते थे, राइट, दे वर रूलिंग ओवर देयर। सो उन्होंने बोला, सोरो ने विजन ये भी किया कि एक यूटोपियन सोसाइटी होगी जहाँ हर किसी को अपनी पहचान पता होगा, उनका वजूद क्या है, ही विल और शी विल हैव टू नो, उनको पता होगा, हर देश का अपना एक झंडा होगा, अपनी कल्चर होगी, और जहाँ पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होंगे, सब फ्री होंगे अपने हक के लिए, आज़ादी से पढ़ने के लिए, जाने के लिए, पहनने के लिए, और अपने तरीके से रिलीजियन को फॉलो करने के लिए। लास्टली दे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच सिग्निफाइज द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन, राइट। ये जो इमेज था, इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तौर पे ट्रीट किया गया है। देखो, लोग मार्चिंग ट्रेन बना के, यहाँ देखिए, लोग, ये सी द कर्सर, लोग ट्रेन बना के फॉर्म के शेप में आ रहे हैं, और हाथों में झंडे लिए, ये जो पहला वाला झंडा है वो जर्मनी का झंडा है, इटली का झंडा है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, दे आर क्रॉसिंग द इमेज, और पैम्पलेट्स को नीचे पड़े हुए हैं, यानी ये जैसे ही वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये जो एलिगरी फिगर है, इसको पार कर रहे हैं, तो वो अपने आप को समझ रहे हैं कि अब हम क्या है, हम एक नेशन बनाने जा रहे हैं, यानी हम अब किंगशिप से, किंगडम से, राजा से, डायनेस्टी से छुटकारा होके अब हम एक स्वतंत्र मुल्क और देश में रहने वाले हैं, यानी हम अब देश की ओर बढ़ रहे हैं, अब हम किसी प्रकार की बंदिश में, किसी प्रकार की यू कैन से बाउंडेशन में नहीं रहने वाले, वी आर जस्ट मूविंग ऑन द न्यू डायरेक्शन, नई दिशा में और नई ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, राइट। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, also it is briefing the
पिक्चर ऑफ क्राइस्ट एंजल्स फ्रॉम द स्काई। अब जैसे कि मैंने बताया था, खुले आसमान में नीले रंग की आसमान थी और वहाँ पे लोग क्राइस्ट की इमेजेस थी, एंजल्स थे, राइट। हु अब ये क्या कर रहे थे, वो क्या सिग्निफाई कर रहे थे, हु आर वेलकमिंग दिस सिनेरियो एंड दे आर फीलिंग प्लीजेंट ड्यू टू दिस। वो भी लोगों के इस रवैये से, जो कि लोग मार्च बना के अपने आप को लिबरलिज्म, सेकुलर और लिबरलिज्म फील करा रहे हैं, नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अंधकार से उजाले की ओर जा रहे हैं, तो वो भी जो क्राइस्ट जो थे, जो उनके गॉड थे, और साथ साथ जो एंजल्स थे, जो भगवान के दूत थे, जो मैसेंजर थे, दे आर ऑल्सो वेलकमिंग, इस सिनारियो को देख के उसका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें भी काफ़ी हर्षोल्लास महसूस हो रहा है, राइट। नाउ दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया ऑफ nationalism which gradually emerged in the 19th century in Europe। इस पिक्चर के वजह से ही बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जिनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आई कि हमें मोनार्की से हटना है, वी जस्ट रिमूव द मोनार्की एंड वी जस्ट मूव अहेड, हमें आगे बढ़ना है, हमें अंधकार नहीं चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, इंसान बड़ा अपने कर्म के आधार पे होगा, नॉट बाय द डिवाइन राइट्स, नॉट बाय द सीइंग द सरनेम, नॉट बाय हैविंग द रॉयल फिगर, नॉट बाय हैविंग द रॉयल डायनेस्टी। सब क्या होंगे, नेशनलिस्ट होंगे, राष्ट्रवादी होंगे। और इसी के इंस्पिरेशन लेके दिस पिक्चर गिव्स द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप व्हिच ग्रेजुअली इमर्ज इन द 19th century, राइट। एंड आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पिक्चर, द नेशन स्टेट concept emerged and it helps to end the kingship of dynasty, as I said you, कि इसी पिक्चर को इंस्पिरेशन बना के लोगों के अंदर देश की भावना, झंडे की भावना और स्वतंत्रता की भावना जागी और किंगशिप और डायनेस्टीज का अंत हुआ, जो विभिन्न विभिन्न रिवॉल्यूशन हुए, लाइक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो विच यू ऑलरेडी रेड इन द क्लास 9। फिर आपको पढ़ना है रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जर्मनी, इंडो चाइना, बहुत से। इनफैक्ट इन द इंडियन में भी नेशनलिज्म की शुरुआत इसी से ही होती है। वी विल कवर दैट। एंड इसी के वजह से किंगशिप और डायनेस्टीज का अंत हुआ, इसको इंस्पिरेशन मान के लोग अपने आप को फ्री घोषित करने लग गए, राइट। एंड इट एंडेड द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट्स। और जब मॉडर्न स्टेट्स यहाँ कहा गया है, उन स्टेट्स को, उन राज्यों को, उन किंग मोनार्कियल किंग्स को, या फिर उन मोनार्कियल डायनेस्टीज को जहाँ पे किंगशिप हुआ करती थी और जहाँ पे किंग अपने मनमानी से मिलिट्री पावर चलाता था, अपने मनमानी से डिसीजन लेता था, राइट। लोगों की नहीं सुना जाते थे, लोगों को दबा के रखा जाता था। ऐसे किंगशिप को, ऐसे मोनेस्ट्रीज को कहा गया modern state। And it given the idea of nation state in which the majority of its citizens, but also the rulers, will share common identity and will develop the idea of equality। यानी मॉडर्न स्टेट का उल्लंघन किया गया, उसको खत्म किया गया और साथ साथ ये आइडिया दिया कि ना सिर्फ वहाँ के आम आदमी, मैंगो पीपल, मैं अक्सर मैंगो पीपल बोलता हूँ इन क्लास में पढ़ाते हुए, आम आदमी, वी आर द मैंगो पीपल, जैसे कि लाइक मी। सो हमारे जैसे जो आम आदमी होंगे, बट ऑल्सो द रूलर्स विल शेयर कॉमन आइडेंटिटी एंड विल डेवलप द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। हियर रूलर्स कहने का मतलब है कि वहाँ के जो राजा होंगे, जो राजवंश से ताल्लुक रखते होंगे, या फिर जो ऑफिशियल्स होंगे, जो हाई रैंक ऑफिसर्स होंगे, दे विल ऑल्सो बी दे विल ऑल्सो गोइंग टू बी काउंटेड एज द कॉमन पर्सन, एज द कॉमन मैन। और वहाँ पे सब बराबर होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, क्योंकि वो सब अब they are going to receive the voting rights, the decision making, the right of decision making, plus the right of choosing that government, right। आइडिया ऑफ इक्वालिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारी चीज़ें उनको मिलने वाली थी। और वहाँ पे राजा हो या प्रजा हो, सब एक बराबर होंगे। और इसी की वजह से बहुत बड़ी क्रांति आई यूरोप में, जिसको कहा गया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये फर्स्ट पिक्चर आपको ये सारी चीज़ें आपको डिपिक्ट्स करा रही थी, डिपिक्ट्स दिस सर्टेन थिंग्स। और इसी की वजह से ये बहुत चीज़ें फेमस हुई, राइट। आप लोग पढ़ोगे कि लोग किस तरह, राइट, जैसे कि मैंने आपको इमेज में बताया, लेट मी गो बैक, या डेट दिस इमेज देखो, लोग झंडे लेके जा रहे हैं। यानी लोग अपने अपने देश को, अपने अपने जो उनके मुल्क थी, राइट, जो यहाँ पे किंगशिप थे, उसको एंड करके लोग
सोशल रिपब्लिक हो रहे थे, डेमोक्रेटिक हो रहे थे, तो वो चाहते थे कि उनका देश बने, उनके देश का गठन हो, उनको राइट्स मिले और वो इसके साथ, इस पिक्चर के साथ आगे बढ़ रहे थे जिसका स्वागत भगवान भी कर रहे थे, लॉर्ड भी कर रहे थे, एंजल्स भी कर रहे थे और आप लोग देखोगे कि किस तरीके से जर्मनी ने, रशिया ने, फ्रांस ने अपने आप को लिबरल घोषित किया, अपने आप को फ्रीडम घोषित किया, राइट? नाउ देयर इज समथिंग टू यू। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन। अब अगला चैप्टर मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। आई होप दिस इज यू अंडरस्टूड ऑल दिस, द थीम और द मीनिंग ऑफ दिस पेंटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे सिंपल सा एक आपके एनसीईआरटी में बुक में दिया गया है, यू जस्ट डिफाइन मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मैसेज करके या मेल करके बताना। और अगले चैप्टर में मैं नेशन क्या है वो भी डिफाइन करूंगा एंड आई विल कंप्लीट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और इस तरीके से आपका पूरा ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। डोंट वरी माय गाइस, यू आर इन अ सेफ हैंड्स। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड like it and share it and keep watching and keep loving, keep learning. If you have any query, just inform me. Thank you so much. I hope you have uh, enjoyed this session. Stay safe and stay happy. Thank you.